अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी। कई लोगों का सवाल था, इस वजह से मैं दोबारा आपके पास में आया हुआ हूँ। मैंने जैसे आपको बताया था, कई लोगों ने लास्ट जो इंटरव्यू देखा उसके बाद कहा था कि क्यों अभय जी से सवाल किया। ये जो हमारा जो चाटम बमूफलैट ब्रिज है, उसमें कई लोगों ने तो अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो आप अकेले उनसे पूछ रहे हो, बाकी सबसे पूछना चाहिए था। तो मैंने एक ही जवाब दिया था, जिनके पास कागजात हैं और करंट अपडेट है, मैं उनसे जरूर सवाल करूंगा। उसके बाद कुछ लोगों ने सवाल किया था कि क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा है कि एक कल्पना है। तो मैं सिर्फ इतना जानने के लिए आया हूं, जो बातें आपने बताई थी आखिरी इंटरव्यू में, उसके बाद आज चाटम बमूफलैट जो ब्रिज है उसकी स्थिति क्या है? चाटम बमूफलैट नहीं, मैं तो बमूफलैट चाटम बोलता हूँ क्योंकि इस तरफ रहता हूँ तो इस तरफ का प्राथमिकता यही पे होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये अपडेशन ये था कि कोई काल्पनिक कथा या फिर ऐसा प्रवचन कुछ भी नहीं है। भाई आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ के भाजपा से कुछ सदस्य भी गए थे, गडकरी जी से मिले भी है, इस विषय को लेकर वहाँ पे बात भी हुई। और कुछ ही मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर में गडकरी जी का भी यहाँ पे विजिट होगा। उसमें सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा। आप लोग जाके दोबारा गडकरी जी से मिलके बात भी कर लीजिएगा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके बाद अपडेशन ये है कि जो सर्वे का काम था वो कंप्लीट हो गया है। और सर्वे में जो अलाइनमेंट को लेके सर्वे था वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ में और बाकी लाइन डिपार्टमेंट के साथ में वो कंप्लीट हो गया। इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो एलपीजी का जो प्लांट है, वहाँ से पाइपलाइन कुछ जो है उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा, जो पानीघाट पे स्थित है वो। एग्जैक्टली पानीघाट में जो स्थित है, उसको वहाँ पे कुछ पाइपलाइन जो है वो पिलर्स के बीच में आ रहे हैं, तो वो अलाइनमेंट को शिफ्टिंग करना है। तो उसके साथ में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और जो कंसर्न एजेंसी है उनका एक जॉइंट सर्वे का एक काम बाकी है, छोटा सा एक काम बाकी है। ये काम हो जाने के बाद में जो सॉइल टेस्टिंग का जो एक काम था, वो 2 काम केवल बचा हुआ है। ये जितना ही प्राथमिकता में कंप्लीट होगा उसके बाद ही नेक्स्ट फेज में चला जाएगा। अब तो अभय जी, इसमें फिर कोई बदलाव नहीं है? जिस तरह आपने स्ट्रक्चर बताया था कि वो चाटम से शुरू होकर पूरा पानीघाट से आएगा, कि बाद में नेताओं के आने के बाद अचानक बोलेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं, हम लोगों ने तो कुछ और ऐसा सोचा था, कि वो जो हो गया वो अप्रूवल है, अप्रूव्ड वाला है, आप बता रहे हैं? जी, ये जो डीपीआर एजेंसी जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NHAIDCL ने अपॉइंट किया था, उनके सबमिटेड जो रिपोर्ट है और जो उनके द्वारा जो सबमिट किया गया एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सब एजेंसी से कंसल्ट करने के बाद में जो अप्रूव्ड प्लान था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। अबे जी, इसमें कई लोग लगे थे शुरू से, कई लोग जुड़े थे। बिल्कुल। आज आप ये चीज को लेके आगे चल रहे हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कौन कौन से संगठन थे जो शुरू में साथ में आए, या तो फिर कोई जॉइंट फोरम आप लोगों ने बनाया था जिसमें कई संगठन साथ दिए, तो आप कुछ उनके बारे में साझा करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। इसमें मैंने आपको पहले वाले जो हमारे इंटरव्यू था उसमें मैंने बताया था कि हमने बमूफलैट ब्रिज फोरम नाम से एक संस्था भी बनाई थी। इसके अलावा भी पर्सनली तौर पर काफ़ी लोगों ने काम किया है इसके लिए। मैं कभी ये नहीं कहना चाहूँगा या फिर कहूँगा कि ये पूरा क्रेडिट लोटे का या फिर मेरा या फिर और किसी का है। इसमें इस क्षेत्र के रहने वाले सभी बाशिंदे का एफर्ट किसी न किसी तरह पे लगा हुआ है। कुछ लोगों ने काफ़ी काम किया है और बहुत डेडिकेटेडली काम किया है इसमें। एक फेज़ ऐसा था जब ये डिक्लेयर होने से पहले की बात है, जब बमूफलैट चाटम ब्रिज का जो गडकरी जी ने डिक्लेयर किया था, उससे पहले की बात है कि हम गांव-गांव जाके पंचायत की तरफ से हमने साइन करवा के पेपर एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट करवाया था, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को हमने सबमिट करवाया था। काफ़ी लोग जुड़े थे हमारे साथ में। कुछ संगठन का नाम बता सकते हैं? एक का नाम लो और एक का छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए चंद संगठन जिनको आपको लगता है कि बुनियादी तौर पर साथ थे, ऐसा कोई जो आपके जहन पे हो? नहीं, बिल्कुल मैं किसी भी संगठन का नहीं लूंगा, क्योंकि अगर किसी का एक का भी छूट गया तो फिर वो नाराज हो जाएंगे। नहीं बोले तो दिक्कत नहीं है, बोल के रहेगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बमूफलैट चाटम ब्रिज के लिए हमने जो यहाँ पे जो बमूफलैट ब्रिज फोरम हमने बनाया था, फोरम में हमने जितने भी संगठन के लोग थे सभी को हमने इन्वॉल्व करके कोशिश किया था कि उसको लेके आगे चले। और जब तक गडकरी जी का विजिट था उसके करीबन 1 साल के बाद तक वो लोग सब थे भी साथ में, लाइव थे। और पर क्या होता है ना कि एक टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, एक टाइम बहुत लंबा समय निकल जाए डिक्लेयर करके, जब क्योंकि गडकरी जी ने कहा था कि बहुत जल्दी इसका काम शुरू होगा। जब काम दिखना नहीं शुरू होता है तब तो आदमी को फिर एक दिमाग में चिंता आ जाता है कि सच में होगा कि नहीं होगा। पर बोलते हैं ना, अगर बड़ा पेड़ उगाना है तो बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बड़ा टाइम देना पड़ेगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और विश्वास है कि हम लोगों के लिए ये सपना जो सभी इस क्षेत्र के रहने वाले लोग जो देखते हैं उन लोग के लिए साकार हो।
अभी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे भी आपका अच्छा नाम है। जैसे भी अब हम लोग आपके ऑफिस में आए थे, कई लोग आपसे मिलने आते हैं, कहीं अपनी परेशानियां लेके आते हैं, तो एक चर्चित व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं आप। लेकिन ये सारी जानकारियां जो मंत्रालय में होनी चाहिए या तो फिर प्रशासनिक होनी चाहिए, ये ब्रिज को लेके मैं कह रहा हूँ, ये सारी आप इकट्ठा कहाँ से कर लेते हैं? क्या आपके सूत्रधार बहुत मजबूत है जो प्रशासन में बैठे हैं, तो मंत्रालय में डायरेक्ट बात होती है आपकी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारत का कोई भी नागरिक अगर चाहे तो वो कर सकता है। आपको एफर्ट लगाने की आवश्यकता है, आप कैसे, कहाँ पे, किस तरह से आप एफर्ट लगाते हैं। और आज तो ऐसा नहीं है कि गोपनीय है कुछ, जो चीज़ आपको छुपा के रखने वाली बात है। पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है। आपके कॉन्टैक्ट्स अगर हैं, लिंक हैं, तो जानकारी साझा करने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे कोई बहुत पहुंच वाली बात या फिर ऐसे कुछ भी बात नहीं है। एक आम नागरिक चाहे तो वो इकट्ठा कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी जी मैं इसमें फिर एक जोर देके कहूंगा, जैसा आपने कहा चाटम बम्बू फ्लैट ब्रिज नहीं, बम्बू फ्लैट चाटम ब्रिज। बिल्कुल। अगर इसके बारे में आगे कोई भी जानकारी मिलनी हो या तो इसका जो भी अपडेट है, क्या आप इसको लेते रहेंगे जब तक ये ब्रिज पूरा बन नहीं जाता है, कि इसको अधूरा में छोड़ देंगे? देखिए 2009 से मैं इसके पीछे लगा हूँ। काफ़ी लोग जो लगे हैं, मैं पर्सनली मैं बताता हूँ कि मैं पीछे 2009 से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारा सपना साकार हो, क्योंकि वो जो ट्रैवल का जो ट्रॉमा था वो एक मनस्थिति में बैठी हुई है। तो वो सपना ही क्या देखो जो उसको पूरा ना कर पाए, बिल्कुल, और वो काम ही क्या करो जो अधूरा छोड़ जाए। देखिए आखिरी इंटरव्यू के बाद हमें तो कई लोगों ने कॉल किया था, हमने तो कहा था कि कहीं भी अभय जी ने ये नहीं कहा कि मैंने ही किया, उन्होंने कहा सभी ने किया, जिसमें आपने जो पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं का नाम ले लिया, कहीं संगठन का आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोल दिया कि उन्होंने किया है। लेकिन कभी आपसे जब मुलाकात होती है किसी मंत्री के, किसी नेता की, तो पूछते नहीं है कि ये काम करके श्रेय लेने की जिम्मेदारी तो हमारी होती है ताकि हम इलेक्शन में कुछ करें? क्यों हमारी जो रोजी रोटी है, हमारा जो काम चल रहा है, उसको आप लात मार रहे हो? अभी जी आप अपना कीजिए और हमें अपना करने दीजिए। नहीं, ये एक सामाजिक कार्य है और ये पूरा क्षेत्र का केवल बम्बू फ्लैट एरिया का केवल डेवलपमेंट से इसका मैटर नहीं करेगा। ये आप मान के चलिए कि इसमें पोर्टब्लेयर में जो ओवरलोडेड हो गया है वो डीकंजेस्ट होगा। काफ़ी लोग आज के डेट में केवल पढ़ाई की वजह से, जॉब की वजह से वहाँ जाके बसे हैं, और जो पोर्टब्लेयर सिटी के ऊपर जो लोड है वो काफ़ी कम होगा। तो ये हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट एक तरफ से देखिए, एक्सपेंशन अब 11 चरमा तक हो गया है म्यूनसिपल का। अगर ये ब्रिज बनेगा तो शायद म्यूनसिपल का एक्सपेंशन हमारे तरफ भी आएगा। पंचायती राज खत्म होकर म्यूनसिपल इलाका बन सकता है, बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक डेवलपमेंट का एक नया एक स्कोप खुलेगा, नया एक एरिया खुलेगा, और हमारे लिए सभी के लिए ये एक बहुत बड़ा, आप देखेंगे अगर वो ब्रिज बनेगा तो जो ATR के जो अंडमान ट्रंक रोड नेशनल हाईवे के जो गाड़ी जा रही है वहां से आपको बहुत शॉर्ट पड़ेगा। अगर बम्बू फ्लैट से क्रॉस होकर यहाँ से फरहागंज आप चले जाए तो वो भी बहुत शॉर्ट पड़ेगा। तो सिर्फ एक ब्रिज बनने से सिर्फ इतना नहीं है कि आने जाने की आवाजाही की सहूलियत होगी, विकास के नए आयाम, नए पर्दे भी खुल सकते हैं, ये आप बताना चाहते हैं? एग्जैक्टली। देखिए आज के डेट में पूरा का पूरा पोर्टब्लेयर अंडमान निकोबार में, मतलब साउथ अंडमान में एक शोलवे 19 एक पिकनिक डेस्टिनेशन बना हुआ है। इसी तरह एक आप जाएंगे तो मनारघाट में एक क्रीक है, तो क्रीक का भी बहुत अच्छा स्कोप है, बर्ड वॉचिंग सेंटर है यहाँ पे। तो बहुत सारे, माउंट हेरेट है हमारे लिए, तो ये सब स्कोप को नॉर्थ बे है, ये काफ़ी सारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, और ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक लेवल जो है पूरा क्षेत्र का बढ़ेगा। केवल एक ब्रिज के आने से बहुत सारा चेंजेस आपको देखने मिले, जो हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो हम नहीं अनदेखा है, वो भी बहुत सारा आएगा। अभी जी एक चीज मान के चल रहा है कि ब्रिज आ गया, जो जहाजरानी सेवा निदेशालय की जो बोट चल रहे हैं, क्या उनको नुकसान नहीं हो जाएगा इसमें, जो सेवा दे रहे हैं अभी? देखिए आप आज के डेट में अगर आप जाके पता करेंगे तो वो 90-95% सब्सिडाइज में चला रहे हैं हमारे लिए। वो ऑलरेडी काफी नुकसान में चला ही रहे हैं। बिल्कुल, काफी नुकसान में चल रहे हैं। देखिए आप तेल उसमें जो खर्च हो रहा है, मेंटेनेंस जो खर्च हो रहा है, नया प्रोक्योरमेंट करना पड़ रहा है। पुराने जहाज 90s में आए वाले जहाज को 20 साल 30 साल से अभी उनको रिपेयर करके चलवा रहे हैं, और उसमें स्टाफ्स का जो पोस्टिंग करना पड़ रहा है उनको, कितना एक्सपेंस पड़ रहा है वो चीज़ आप जान के चलिए कि वो एक्सपेंस कॉस्ट जो है आपको बचेगा। ठीक, टाइम बचने के साथ साथ में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रेवेन्यू जो उसमें खर्च हो रहा है वो भी बचेगा। अभी जी तो हम जानते हैं कि उसका फाउंडेशन स्टोन तब तक नहीं पड़ेगा, काम की नहीं बोल रहा हूँ, बाकी सब तो हो जाएगा, जब तक कोई नेता आके रिबिन ना काटे। बिल्कुल। तो ये कब होने वाला है अभी जी? कोई नेता सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से आएगा, ऐसा कोई आने वाला है, या तो फिर वो भी आने के बाद फिर 2016 के जैसे गडकरी जी की तरह कह देगा कि हाँ 6-7 महीने में शुरू हो जाएगा और बाकी होगा? मैं उनको इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह की बातें हुई थी वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, देखिए मैं तो चाहूँगा कि कोई
बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मेरे ख्याल से अंडमान निकोबार का अगर कैम्बल बे का जो प्रोजेक्ट अभी देखा जाए 75,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, उससे अगर छोटा नेक्स्ट लेवल देखा जाए तो यही सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो बड़ा प्रोजेक्ट है तो बड़े नेता आए और उनके हाथ से शुभारंभ हो। तो और अभी तो भाजपा सरकार का ये चलता है कि जो काम मैंने फाउंडेशन स्टोन डाला उसका इनॉग्रेशन भी मैं करूं, ऐसा एक उनका ट्रेंड चला हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि वैसे नेता आए जो उनका फाउंडेशन डाले और उनको इनॉग्रेट करने भी वो आए और उनका टेन्योर में ये कंप्लीट हो और हमारे लिए जो सपना है वो हमें साकार करके दिखाएं। अभी ये आखिरी सवाल है, सपना हकीकत में कितने वक्त में हो सकता है आपके हिसाब से? मैं प्रशासनिक या तो फिर केंद्र सरकार के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, लगे हो, सिर्फ मैं आपका नहीं कहूंगा, अभी आपका बोलूंगा तो बाकी लोग बोलेंगे कि सिर्फ अभी जी के कर रहे हो, कहीं लोग लगे हैं, लेकिन जो आप अपना वक्त इसमें लगा रहे हैं उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, आपको क्या उम्मीदें हैं? 2022 के अंत में हम लोग हैं और 2023 की शुरुआत में कदम रखा है, 2025 या 2030 कब तक हो सकता है? देखिए, जहाँ तक मेरी बात हुई, जो टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो चेक करने आए थे, जिन्होंने प्रिपेयर किया है, उनका अगर माना जाए तो नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक में अगर टेंडर फ्लोट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है टेंडर प्रोसेस, तो 3 से 5 साल में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि प्री फैब्रिकेटेड सारे प्रोडक्ट्स आएंगे जिसको असेंबल खाली यहाँ पे किया जाएगा, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। तो 2023 के मध्य में अगर काम शुरू हो गया, 2025 तक खत्म होने की आसार नजर आ रहे हैं? नहीं, 25 तक में तो चांस बहुत कम होगा मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और टाइम कंज्यूमिंग है ये। अब कोई भी छोटा सा तो पुल कलवट यहाँ बनाने में टाइम निकल जाता है, तो टाइम तो मेरे ख्याल से आप मान के चलिए कम से कम 5 से 7 साल लगेगा। जो ब्रिज का जो लेंथ है 4.2 किलोमीटर्स का जो उन्होंने बताया है, तो कम से कम 5 से 7 साल तो लगना चाहिए एक्सपेक्टेड। 5 इयर्स आप मान के चलिए, जो दिन से टेंडर फ्लोट होगा और काम शुरुआत होगा तब से आप 5 साल तो मान के चलिए कम से कम लगना चाहिए। तकरीबन 5 साल लगेगा अगर इस साल से कमिंग ईयर से अगर काम शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। अब जी सिर्फ अंत में इतना बताइएगा, लोटे की तरफ से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि काम में आप अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कई मुद्दों को आप लेके चल रहे हैं। दर्शकों हम आपको इतना ही बता जाएंगे कि अभय जी कई मुद्दों को लेके चल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं उनके पास में पेपर वर्क है, वो हम आपको साझा भी नहीं कर पा रहे क्योंकि उतने सारे काम उनके पास में, और कई लोगों से उन्होंने मुलाकात भी कराई हमारी अभी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उनसे पूछूंगा लोटे की तरफ से आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये यहाँ पे चैलेंजेस बहुत हैं, छोटा सा क्षेत्र है पर चैलेंजेस हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इश्यूज बहुत सारे हैं। पर सारे इश्यूज को मोटा मोटी अगर देखा जाए तो अपने लेवल पे व्यक्तिगत तौर पे ही सब लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। करंट चला गया तो इन्वर्टर ले लिए, इन्वर्टर खराब हो रहा है तो जनरेटर ले लिए। तो कुछ बुनियादी सुविधा के लिए ही एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आश्रित है। तो वो बेसिक फैसिलिटीज़ अगर यहाँ पे प्रोवाइड हो जाए, जिससे यहाँ का जो जीवन वेतन है वो और अच्छा हो जाए, स्तर और बढ़ जाए, बस इतना ही है कि एक खुशहाल जगह पे शांति से रहते हैं, भागदौड़ से दूर है हम लोग। पूरे देश भर में देखा जाए तो यहाँ पे जो माहौल है, आप सोशली देखें और बाकी भी ताना बाना यहाँ पे देखें, समाज का जो समीकरण है बहुत अच्छा है, समझ है आपस में लोगों में, ये बने रहे, आपस में सद्भाव का भावना बने रहे, सभी लोग मिलजुल के जो एक दूसरे का हेल्प करना या फिर सपोर्ट करना, ये चीज़ को लेके आगे बढ़े। ये मैं चाहूँगा कि जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है, ये थोड़ा व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा गैप आया है, पर ये इसको हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा भी दूर कर सकते हैं। जहाँ से खराबी शुरू हुई है वहाँ से हल भी निकाला जा सकता है। अभय जी, अभी तो पूरा इंटरव्यू हो गया, मुझे उम्मीद है कि कई लोग इसको देखने के बाद सराहेंगे और कई लोग कंकड़ पत्थर मेरे ऊपर उछालना भी शुरू कर देंगे, लेकिन उसमें अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो भी अच्छा काम करे, एक हमारे पत्रकार होने के तौर पे नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसका चेहरा दर्शकों के बीच में, आम जनता के बीच में है। क्यों? जरूरी नहीं कि वो चमक जाए, जरूरी है कि उसके जैसे कहीं लोग खड़े हो जाए। अभय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, इतना बात करने के लिए और इन चीजों पर रोशनी डालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।